तो आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसका नंबर है एक्टिविटी 12.6। अभी इसमें क्या करना है, पीछे वाली एक्टिविटी में 12.5 में आपने 3 रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया था, इसमें आपको क्या करना है, तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाना है। तो देखिए भाई, तीनों रजिस्टर्स को मैं पैरेलल में लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तीनों रजिस्टर्स आपके आ गए पैरेलल में। ये R1 है, ये R2 है और ये R3। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि इनको ना एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, एक बैटरी इसमें 4 सेल्स हैं टोटल, उससे कनेक्ट कर दिया हमने। सेल्स को आप अपनी मर्जी से बना लोगे अंटिल अनलेस क्वेश्चन में आपको बोला ना हो। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना हो कितने सेल्स बनाने हैं, मिनिमम आप 4 बना ही दो। ठीक है, कैसे देखो अगर सुनो, एक मिनट भैया, अगर सुन लो, अगर 3 वोल्ट तक की बैटरी है तो 2 सेल बनाने हैं, और अगर 5 तक की है तो 3 बनाने हैं, 5 से ज्यादा है तो 4, 4 से ज्यादा सेल नहीं बनाना अंटिल अनलेस क्वेश्चन में आपको बोले ना कि कितने सेल की बैटरी है वो। ठीक है, जैसे अगर याद हो आपको तो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, तो उसमें 4 सेल्स और 3 बोले थे शायद। हाँ, अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच क्वेश्चन में दे देगा, अदरवाइज वो डायग्राम बना के देगा या कुछ ना कुछ हिंट आपको देगा। अगर कुछ भी नहीं बोला तो आप 4 सेल्स बनाओगे मैक्सिमम। ठीक है, सेल्स मजे मजे में सेल बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमने। ठीक है, फिर हमने लगा दिया यहाँ पे की, सर्किट क्लोज करके, और एक लगा दिया अपन ने एमीटर, एक लगा दिया अपन ने, क्या लगा दिया, एमीटर, और यूं करके हमने सर्किट ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर दिया। तो देखो यहाँ से ये करंट की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, हमारी क्या रहेगी, करंट की डायरेक्शन रहेगी। तो अब तुम देख रहे हो ये पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट आपका x हो जाएगा और ये वाला पॉइंट y हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि R1, R2 और R1, R2, R3 तीनों ही रजिस्टर्स के लिए करंट कहां से प्रोवाइड हो रहा है, तो x से। R1, R2, R3 करंट कहां से पिक कर रहे हैं, x से एंड y। x और y दो कॉमन टर्मिनल्स के बीच में जुड़े हैं ना, तीनों के तीनों का तीनों सोर्स ऑफ करंट क्या है, x एंड y। R1, R2, R3 का सोर्स ऑफ करंट क्या है, x एंड y पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, इनके तीनों के अक्रॉस आपको वोल्टेज लगाना, वोल्ट मीटर लगाना, सॉरी क्या लगाना है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये रहेगा आपका प्लस और ये वाला रहेगा बेटा माइनस। ठीक है, एंड अमीटर का दिस वाला पार्ट इज प्लस एंड दिस वाला इज माइनस। अब समझो गौर से बेटा, सुनो यहाँ गौर से। इस एक्टिविटी को जब आप करोगे और चालू कर दोगे तो इस एक्टिविटी में आप वोल्ट मीटर जहां मन करे पैरेलल में, जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मन करे पैरेलल में लगा लो, यू विल गेट द सेम रीडिंग। आपको वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या आएगी, सेम। बट जब आप एमीटर देखोगे ना, तो एमीटर को अगर आप R1 के यहाँ पे लगा देते हो, अगर आप एमीटर यहाँ लगाते हो तो अलग आएगी, एमीटर यहाँ लगाओगे तो रीडिंग अलग आएगी, और एमीटर यहाँ लगाओगे तो भी रीडिंग अलग आएगी। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि तीनों केसेस में मैंने R1 के बाद एमीटर लगाया, R2 के बाद एमीटर लगाया, R3 के बाद एमीटर लगाया, तीनों बार जब मैं एमीटर की पोजीशन बदल रहा हूं तो तीनों रेजिस्टेंस में करंट अलग आ रहा है। अच्छा एक चीज हमने और देखी कि जो इस वाले एमीटर में, मेन एमीटर में, जो कि की से पहले लगा हुआ है, की से पहले जो एमीटर लगा था उसमें जो करंट था और वो जो तीनों का करंट था, प्लस करो तो बराबर आता। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये तीनों एमीटर के अक्रॉस जो करंट था वो, और जो की से पहले एमीटर लगा है वो, तीनों का प्लस करके की से पहले वाले एमीटर में करंट बराबर है। ठीक है, आ जाया करो। ठीक है, चलो तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस is same, that is V1 equal to V2 equal to V3 equal to V। इस पूरे सर्किट में कहीं पे भी वोल्टेज नाप लो, आपको वोल्टेज कैसी आएगी, सेम आएगी। ठीक है,
V1 बराबर V2 बराबर V3 इक्वल टू V सोर्स वोल्टेज के बराबर है। जितनी बैटरी लगाई थी, जितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी, उतनी ही वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस में मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरी रीडिंग, दूसरी ऑब्जर्वेशन जो थी यहाँ पे, दूसरी ऑब्जर्वेशन जो थी बेटा यहाँ पे, वो ये थी कि किसी भी ठीक है, तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब आप एमीटर लगाते हो तो एमीटर में रीडिंग अलग अलग, एमीटर में रीडिंग अलग अलग थी। तो करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर was found to be कैसा था? डिफरेंट था। कैसा था? डिफरेंट। ठीक है, हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट अलग था। मान लिया कि लेट I1 बी द करंट थ्रू R1 के अक्रॉस कितना करंट था? I1, I2 बी द करंट थ्रू R2 and let I3 be the current through R3। अच्छा, तीसरी ऑब्जर्वेशन पता क्या थी? कि the sum of current through each resistance बोल रहे या रजिस्टर बोल रहे? The sum of current through each resistor was found to be equal to the total current in the circuit, सर्किट में जितना टोटल करंट, दैट इज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि बेटा कि जो आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू किसके था? I के। किसके इक्वल था? I के। ठीक है, अच्छा, हमें पता है I1 हमारा पता कैसे आता है बेटा? I1 आता है V1 अपॉन में R1 करके, क्योंकि मैं बता देता हूँ हमारे पास ओम्स लॉ से होता है V इक्वल टू IR, और अगर मुझे I निकालना है तो R को V के नीचे भेजना पड़ेगा, यानी V अपॉन R बराबर किसके आ जाएगा? I के। तो अगर मेरे को I1 निकालना तो क्या करना पड़ेगा? V1 अपॉन में R1, और I2 निकालना तो V2 अपॉन में R2, और I3 निकालना है तो V3 अपॉन में R3, और इक्वल टू I। एज ऑफ नाउ तो मैं उसको I लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब हमें एक चीज पता है कि V1, V2, V3 सब में सेम था ना, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम थी पैरेलल में, यानी ये V अपॉन R1 हो जाएगा, ये V अपॉन R2 हो जाएगा, और ये V अपॉन R3 हो जाएगा। एक चीज और देखो, I की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन R होती है ना इक्वेशन 1 से, V अपॉन R। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं? V कॉमन ले लेते हैं। अगर हम V कॉमन लेते हैं तो क्या जाएगा? 1/R1, 1/R2 और 1/R3 इक्वल टू व्हाट? V अपॉन R। अब V से V कट गया, V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/R1, 1/R2, 1/R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R। तो इससे हमें एक ये पता चलता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, उसका रेसिप्रोकल जो है वो इक्वल टू द होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर हमने सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया है तो उन सभी रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल वो इक्वल होगा किसके? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, जो टोटल सर्किट का एक्चुअल में रेजिस्टेंस है उसके। ठीक है, तो भैया इसका भी एक स्टेटमेंट होता है कि द इक्विवेलेंट 214, तो द रेसिप्रोकल ऑफ the equivalent resistance, ठीक है, the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance
joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of reciprocals of the individual resistance देखो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया है और आपसे कोई पूछे कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करना कि जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस यानी 1/R इक्वल टू लिख देना सारे रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल में रखकर प्लस कर जो भी आंसर आएगा वो आपके सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल 12.8 सभी लोग एक बार जल्दी से पढ़ लो। देखो बेटा इधर सुनो, कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है और R1 R2 R3 नाम के 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है। इसमें से R1 की वैल्यू है बेटा 5 ओम, R2 की वैल्यू है 10 ओम एंड R3 की वैल्यू है 30 ओम। सॉरी 30 ओम। R3 कितना हमारा 30 ओम दिया है और इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो आपको कैलकुलेट करना था करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सबके थ्रू करंट कितना होगा। जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो करंट सेम होता है कि डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, तो कह रहा है हर रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट है आपको ये निकाल के देना है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है? द टोटल करंट इन द सर्किट में टोटल करंट कितना है और द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो जो पहला पार्ट आपको बोला है ना, ठीक है, पहला पार्ट आपको क्या बोला है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो देखो बेटा इसका मतलब ये है कि आपको I1 निकालना है, आपको I2 निकालना है और आपको I3 निकालना है। ठीक है, आपको I1 I2 I3 निकालना है। तो हमें पता है कि हमारा I1 कैसे निकलता है। I1 होता है V1 by R1, I2 होता है V1 by R2 और V2 होगा, सॉरी V2 अपॉन में R2 और V3 अपॉन में R3। अब हमें पता है V सब में सेम ही है, V सब में सेम है ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो वोल्टेज कितना दे रहे हो आप? 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है ना आपने, और R1 कितना था आपका 5, तो 12/5 2.4 एम्पियर। I1 कितना है आपका 2.4 एम्पियर। अब I2 की बात करें तो 12/10, तो I2 आ जाएगा 1.2 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा? ये 1.2 एम्पियर आ जाएगा आपका। और अब I3 की बात करते हैं तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है डिवाइडेड बाई 30। तो अगर हम पहले तो 4 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 0.3/4 आ रहा था ना, 6 से कर रहे थे ना, तो 2/5 0.4 एम्पियर 0.4 एम्पियर। ठीक है, कितना आ रहा है? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो I1 कितना है 2.4, I2 कितना है 1.2 और I3 कितना है 0.4 एम्पियर। अब कह रहा था टोटल करंट इन द सर्किट, भी पूछ रहा है टोटल करंट। तो टोटल करंट यानी I, पर हमें पता है कि सीरीज और पैरेलल में I जो होता है ना, तीनों के अक्रॉस जो करंट है उसका सम होता है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम वैल्यू रखते हैं बेटा, देखो दिस इज 2.4, दिस इज 1.2 एंड दिस इज अगेन 0.4। अगर आप होल में प्लस करते हो एम्पियर है ये, तो 4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना है सर्किट के अंदर? 4 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट कितना है? 4 एम्पियर। टोटल करंट हमारा 4 एम्पियर। और उसके बाद आपसे तीसरा पूछ रहा है आपसे कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये पैरेलल में है। टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, टोटल रेजिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूं कि R, टोटल रेजिस्टेंस यानी R पूछ रहा है। तो आपको पता है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें लगा रखे हैं? सीरीज में, नहीं पैरेलल में। तो
तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अब बेटा वैल्यू रखो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/5, 1/10 और 1/30। 5, 10, 30 का एलसीएम लो तो 30 आता है। कितना आता है? 30। तो इस 5 को 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, इसको ऊपर नीचे 3 से, और उसको किसी से नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी 30 से तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और नीचे में होल में कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, 10/30 यानी 3, 1/3। देखो तो 1/r कितना है बेटा? 10/30 यानी 1/3। लेकिन हमें 1/r नहीं चाहिए, हमें r चाहिए, तो उल्टा कर दो, तो 3 4। रेसिप्रोकल बाद में दोबारा रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/r में नहीं छोड़ना ना, तो बाद में फिर रेसिप्रोकल करना, तो 3 होगी। सीरीज में ऐसा नहीं करते, सीरीज में डायरेक्टली प्लस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सारे का रेसिप्रोकल सम करके सम करते हैं, बाद में फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं। अच्छा, एक चीज अगर आप ध्यान देखोगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस आया सबसे छोटी वाली वैल्यू से भी छोटा है। बात समझ आ रही है? सबसे छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस कितना था? 5 ओम का। और जब वो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आता है। समझ में आई बात? क्यों? यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when all the resistors are connected in parallel is even less than the resistance of smallest value। आपके जितने भी आपने रजिस्टर्स लिए थे ना और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उससे भी कम आता है, प्रोवाइडेड सारे के सारे किस में कनेक्ट होने चाहिए? पैरेलल में। सबके सब पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी नोट करना रहता है और याद करना रहता है। इसके बाद आप लोग जो है एग्जांपल 12.9 पढ़ेंगे, विच इज कॉम्प्लेक्स सर्किट कहलाता है हमारा। एग्जांपल 12.9 देखो। एग्जांपल 12.9 में क्या किया है कि ना आपको कुछ अलग तरीके का सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स दिया है। आप इतना तो समझ गए कि भाई ये दो ऊपर नीचे मतलब R1 और R2 एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, R1 और R2 एक दूसरे के किस में है? पैरेलल में। आप समझते हो डायग्राम देखो कैसे बन रहा है। R1 R2 एक दूसरे के पैरेलल में है। आपकी मेन लाइन कहां से शुरू हो रही है? आप मेन लाइन पे भी फोकस करना बेटा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, आप अपनी मेन लाइन पे भी फोकस करना। अब देखो, ठीक है, फिर दोबारा से क्या हुआ, आपके मेन लाइन पे ही, ठीक है, आपके मेन लाइन पे ही आपको दिख रहे होंगे, समझना पड़ता है बेटा। ए, ठीक है, तो देखो भाई, एक मिनट देखो बता रहा हूँ। R3, R4, R5 ये क्वेश्चन की डिमांड है, आपके हाथ में नहीं है चीज। ठीक है, अब देखो, अगर आप गौर से देखो तो R1 और R2 एक दूसरे के, देखो इधर देख लो, जिसको नहीं समझ आ रहा है, पैरेलल है, सीरीज है, क्या देखो बेटा इधर। अगर मैं पूछूं R1 और R2 को क्या सेम पॉइंट से करंट मिल रहा है? दोनों X से उठा रहे हैं, Y पे छोड़ रहे हैं, यही हो रहा है। और अगर मैं आप पूछूं R1, R3, R4, R5 तो आप बोलोगे सर A से पिक कर रहे हैं, नहीं P से पिक कर रहे हैं और Q पे ड्रॉप कर रहे हैं, यही हो रहा है ना। नहीं, Q से पिक कर रहे हैं और एक P पे ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि इधर से करंट आ रहा है ना, यही हो रहा है। तो R1 R2 सेम पॉइंट से करंट उठा रहे हैं और R3 R4 और R5 भी सेम पॉइंट से करंट उठा रहे हैं। मतलब R1 और R2 एक दूसरे की किस में है? पैरेलल में। और R3 R4 R5 एक दूसरे की किस में है? पैरेलल में। अच्छा, फिर एक चीज और देखो, ये पूरा, ये R1 और R2 का पूरा एक क्वांटिटी मान लें और R3 R4 R5 को एक क्वांटिटी मान लें, तो देख रहे हो ये पूरा, अगर मैं इसको एक मिनट ये बताऊं कि आपका ये पूरा और ये वाला पूरा मेन लाइन पे आ रहा है ना, ये वाला पूरा, एक मिनट रुक जाओ, अच्छा मैं ऐसे कर देता हूं,
ये वाला पूरा सिस्टम ऑफ रजिस्टर और ये वाला पूरा सिस्टम ऑफ रजिस्टर आपस में एक देखो ये क्या, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ रजिस्टर फिर दोबारा से एक मेन लाइन पे आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा स्क्रॉल करो, मैं तुम्हें दोबारा बना के देखता हूँ। अगर आप इस सर्किट को ना देखो, इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और एक लाइन पे बनाने की कोशिश करो। इधर देखो, अगर बेटा आप इस सर्किट को एक लाइन पे बनाने की कोशिश करोगे तो मैं बताता हूँ कैसा बनेगा। मान लो आपको ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें ना ऐसे करके दो रजिस्टर मिले, यहाँ R1 लगा था और यहाँ R2 लगा था। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, एमीटर भी मेन लाइन पे है, और फिर हम और आगे गए, फिर देखा कि हमने 3 रजिस्टर और मेन लाइन पे लगे हुए हैं लेकिन एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, फिर आपकी यहाँ की आ गई और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ गया। ऐसा ही कुछ बना है ना डायग्राम, ऐसा ही कुछ बना कि नहीं बना? देखो तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा हो तो क्लियरली पता चल रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि R1 R2 एक दूसरे के नीचे यानी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और R3 R4 R5 एक दूसरे के नीचे यानी एक दूसरे के पैरेलल हैं। मगर ये पूरा R1 और R2 ये, और ये R3 R4 R5, ये मान लो ये ग्रीन वाला सर्कल वाले जितने भी रेजिस्टेंस हैं और इस रेड सर्कल में जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो एक दूसरे के सीरीज में है। वो एक दूसरे के क्या है? सीरीज में। समझ में आ रही? क्योंकि मेन लाइन पे है। दिया तो ये वाला डायग्राम देंगे जो बुक में दिया हुआ है। हाँ देते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो भाई आपको डायग्राम पहले से बना के देगा, इस तरीके के सर्किट आपको बना के दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो भाई, तो अपन ने क्या किया ना, अपन ने इस सर्किट को दो पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, इनफैक्ट ये 3 तरीके से सॉल्व होगा। मैंने लिखा कि लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 बी R डैश। R1 और R2 का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R डैश। क्योंकि ये दूसरे के पैरेलल में है तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यही तो होगा। ऐसे ही मैंने कहा कि लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R3 R4 एंड R5 बी R डबल डैश। स्क्रॉल करो, और बुक में जब आप देखेंगे तो आपको बोला है कि जो R1 है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 ओम, और जो बेटा आपका R2 है उसकी वैल्यू कितनी दी है? 40 ओम। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा लूं, 10 और 40 का एलसीएम लिया तो 40 आया, तो सिर्फ ये वाला ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 अपॉन में 40। ठीक है, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो 40 तो उसके नीचे ऑलरेडी है ही, तो आपको ये एक R1 कहां से लगा? 1 by R1 ये R डैश है, ये R डैश है। पहले 2 रेजिस्टेंस जो कि सीरीज पैरेलल में लगे ना, उनका जो टोटल आएगा वो R डैश से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो 1 बाई R डैश कितना आ रहा है मेरा? 5 बाई 40 यानी 1 बाई 8, यही तो आ रहा है। तो R डैश कितना आ गया? उल्टा कर दो, 8 ओम। तो पहले जो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में थे उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम। ठीक है, ऐसे ही मेरा 1 बाई R डबल डैश क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बेटा 1 बाई R3 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। ठीक है, 1 बाई R5। तो देखो इनकी वैल्यू भी रख दो। R3 की वैल्यू कितनी थी आपकी बुक में? 30 20 60 30 20 60 का एलसीएम लोगे 60 आएगा। तो देखो बेटा इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30 2 जा 60 होता है, ये 3 जा और ये बन जाएगा अपन में 60, तो अगेन 6 बाई 60। ठीक है, तो 1 बाई R डैश कितना आया? 1 बाई 10। तो दिस इंप्लाइज दैट R डैश कितना आ जाएगा? 10 ओम। R डैश कितना आ जाएगा मेरा? 10 ओम। अब नीचे को करो, डायग्राम देखो। अब अगर बेटा डायग्राम अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो ग्रीन वाला था और ये कंप्लीट रेड वाला एक दूसरे के किस में था? सीरीज में। ये एक दूसरे के किस में है? सीरीज में। क्यों सीरीज में है? गौर से देखो कि ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं। फिर जहां पे मान लो सपोज करो, मैं यहाँ थोड़ा सा और आपको क्लियर करने के लिए एक चीज कर सकता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा
कि इसका जो करंट जहां से ये R1 और R2 जिस पॉइंट से करंट उठा रहे थे मैंने उसको नाम दिया था X। इन्होंने करंट कहां से छोड़ा, कहां पे छोड़ दिया था, Y पे। कहां पे छोड़ा था, Y पे। और इस वाले का, ये रेड वाले का करंट, रेड वाला करंट कहां से उठा रहा है, Y से तो खींच रहा है। एक का एंडिंग पॉइंट जब दूसरे के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता था तो सर्किट सीरीज में होता था। मतलब कि जो रेड वाला है वो करंट कहां से पिक कर रहा है, Y वाले से। Y वाले से मतलब पहले वाले ग्रीन वाले का जो एंडिंग पॉइंट Y है वहां से आपका रेड वाला क्या कर रहा है, करंट पिक कर रहा है। ऐसे सर्किट को क्या बोलते थे, सीरीज पे। या ऐसे सपोज कर लो कि R1 R2 यानी पूरा ग्रीन वाला पार्ट एक मेन लाइन पे बैठ रहा है। ग्रीन और रेड वाला देख रहे हो, मेन लाइन पे ही आ रहा है ना, आपके इस वाले मेन वायर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, एक ही लाइन में तो है, ये पूरा ग्रीन और ये पूरा रेड एक ही लाइन पे तो है। जब एक लाइन पे होते हैं तो किसमें होते हैं, सीरीज में। ऊपर नीचे होते हैं तो पैरेलल में, लेकिन ये एक ही लाइन पे हैं तो किसमें है, ये सीरीज में है। यानी कि और R1 R2 का टोटल वोल्ट, R1 और R2 का टोटल क्या माना था हमने, R डैश माना था ना, याद है ना। इसका टोटल कितना था R डैश और इसका टोटल कितना था R डबल डैश, R डबल डैश। तो अपन बोलेंगे कि R डबल डैश। तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे देखो, हम इजीली कह सकते हैं कि ऑल्सो R डबल डैश, R डैश एंड R डबल डैश are in series with each other, are in series with each other। ये एक दूसरे के साथ किसमें है, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस जिसको अपन R से डिनोट कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, R डैश प्लस R डबल डैश। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 10 18 ओम। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम। The total resistance of the circuit, the total resistance of the circuit is 18 ohm। ठीक है, तो आपसे पहले पूछा था टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट, 18 ओम आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो देखो अब आपसे टोटल करंट पूछ रहा है। जब टोटल की बात आती है देखो, तो आप ऐसे याद रखना, टोटल करंट का मतलब सब कुछ टोटल होगा। टोटल वोल्टेज होगा और टोटल रेजिस्टेंस होगा, है ना। जब टोटल पूछे ना तो हमेशा टोटल से डिवाइड करते हैं। तो टोटल करंट को अपन ने I लिया था, टोटल वोल्टेज को V लिया था और टोटल रेजिस्टेंस को R। तो I इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी कनेक्ट की थी आपने, 12। वोल्टेज कितनी दी थी, सप्लाई वोल्टेज कितनी थी 12 और टोटल करंट कितना रहा था 18। तो अगर आप इसको काटेंगे पीटेंगे, दिस इज 2/3 व्हिच इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। तो टोटल करंट थ्रू द सर्किट इज 0.67 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लो सर। तो आपने देखा कि सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है, कांस्टेंट। सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, करंट। और पैरेलल में वोल्टेज। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज। तो कह रहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल है कि एक बल्ब को, एक हीटर को सीरीज में कनेक्ट करना। एक हीटर और बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करना इम्प्रैक्टिकल है। क्यों, बल्ब कम वोल्ट, बल्ब जो है वो कम करंट लेगा, हीटर बहुत ज्यादा करंट लेगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि दोनों की करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आप सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, बल्ब और हीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में वोल्टेज तो फिक्स है, 220 ही आनी है, उसे आप नहीं बदल सकते। ठीक है, जो बल्ब या हीटर कंपनी ने बना दिया उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स है, उसकी करंट रिक्वायरमेंट भी फिक्स है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इनको सीरीज में लगाओगे तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। तो अगर मान लो बल्ब 6 एम्पियर खींच रहा है तो हीटर को भी 6 मिलेगा, तो दोनों में से कोई एक फूक जाएगा। समझ में आ रही है, दोनों में से कोई एक फूक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी हाउस होल्ड सर्किट को सीरीज में नहीं रखा जाता। क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड में जो सर्किट्स या अप्लायंसेस आप लगा रहे हो वो अलग अलग करंट पे काम करते हैं, अलग अलग करंट की वैल्यू पे काम करते हैं। बल्ब आपका 3 से 4-5 एम्पियर में काम हो जाता है उसका, हीटर 16 एम्पियर खाता है आपका, ये गीजर हीटर 16 एम्पियर खाता है, मिक्सी 16 एम्पियर खाती है। समझ में आ रही है, पंखा आपका 5 एम्पियर में चल जाता है, फ्रिज आपका 8-10 एम्पियर में चल जाता है। तो सबकी क्या अलग है, सबकी करंट रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट होती है। सो यू कैन नॉट कनेक्ट अ बल्ब और अ हीटर
इन सीरीज, या कोई भी हाउस होल्ड सर्किट जो है वो आप सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? ठीक है। क्यों? द करंट इन सीरीज कनेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दी सर्किट। सीरीज में करंट सेम रहेगा, पर हमें पता है कि हर कंपोनेंट की करंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो वो ऑपरेट नहीं करेगा, खराब हो जाएगा कंपोनेंट। दूसरी चीज ये है कि सीरीज में एक भी कंपोनेंट अगर टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, तो वो पूरा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। कैसे? तो ऐसे समझ लो कि सीरीज क्या होता है एक्चुअल में। सीरीज में तो यही तो है आपका, देखो सीरीज में समझाऊं कि मैंने यहाँ ना आपका एक बल्ब लगा रखा था, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा रखा था और आगे चल के जो है मैंने एक हीटर लगा रखा था। अब क्या हुआ, और ऐसे करके देखो वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है बेटा ये, ठीक है, वोल्टेज सोर्स से मैंने क्या कर रखा है, इधर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब किसी वजह से ये बल्ब आपका मान लो फ्यूज हो जाए, सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूट गया ना, करंट आगे फ्लो नहीं हो पा रहा, तो हीटर भी काम नहीं करेगा। तो दूसरा डिसएडवांटेज किसी भी हाउस होल्ड सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करने का ये कि अगर एक कंपोनेंट ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरा कंपोनेंट भी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। आगे करंट पास नहीं करेगा ना, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिर बीच से ना करंट की सप्लाई ब्रेक हो गई ना, तार टूट के अभी दिखाया था। फिर कह रहा है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स दो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जहां पे सीरीज कनेक्शन को कनेक्ट किया जाता है। फेरी लाइट्स जानते हो, लड़ियां, दिवाली की लड़ियां, शादी वगैरह में जो झालर लगाई जाती है बिजली वाली, वो सीरीज में कनेक्ट होती है। वो क्या होती है? सीरीज में कनेक्ट होती है। अच्छा, तो फिर आपके हाउस होल्ड सर्किट को किस में कनेक्ट करना चाहिए? पैरेलल में। क्यों कनेक्ट करना चाहिए? तो पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है इक्विपमेंट या डिवाइस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वोल्टेज तुम्हारे घर में कोई भी प्लग में उंगली डालोगे, कितने वोल्ट का झटका लगेगा? 220 का, लेकिन करंट सबसे अलग अलग आएगा। छोटी पिन वाले में अगर उंगली डाली तो 5 एम्पियर का, और बड़े वाले में डाल दिया तो 16 एम्पियर का, लेकिन वोल्टेज कितनी आएगी? 220 ही आएगी, समझ रहे हो। किसी भी प्लग में उंगली डालोगे तो कोई पूछे कितने वोल्ट का झटका खाया, 220, लेकिन एम्पियर अलग अलग होगा, करंट सब में अलग अलग होगा। पतले वाले में 5 से 6 एम्पियर का करंट लग सकता है और मोटे वाले में 16 एम्पियर का लग सकता है। तो आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि हमारे घर में जो कनेक्शन है वो कैसा है? पैरेलल। क्यों? क्योंकि हर एक प्लग में 220 वोल्टेज ही आ रही है, करंट सब में अलग अलग है, करंट सब में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस समझाया था आपको, काम करने की क्षमता। जब एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं तो जो काम करना पड़ता है उस काम को अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग चीजें हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो करंट है, उनको फ्लो करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो वोल्टेज है। समझ में आ रही बात? पॉज करो, बोलो।